नमस्कार दोस्तों, मैं खीमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहां पर बहुत सारे यूट्यूबर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है इसके ऊपर एक लेटेस्ट नोटिस डला है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई लेटेस्ट नोटिस नहीं है, ये पुराना ही नोटिस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस नोटिस के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है कैसे काम करता है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो डाउट होते हैं उनके बारे में ये जो पीडीएफ है, ये 2018 में जब ग्रुप डी की एग्जामिनेशन हुई थी ना, उसके बाद में बहुत सारे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि 2018 में क्या हुआ था दोस्तों कि 100 नंबर का जो पेपर हुआ था ना, उसमें से बहुत सारे छात्रों के 100 से ऊपर नंबर आए थे, है ना। इस वजह से छात्रों ने आंदोलन किया था, ट्विटर कैंपेन भी किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 100 से ऊपर हो जाए। तो ऐसे में रेलवे ने जो डाउट से स्टूडेंटों के उनके एक पीडीएफ बनाकर वेबसाइट पर डाली गई थी, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसको ये बताकर वीडियो बना रहे हैं कि लेटेस्ट नोटिस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इसमें पहली जो बात ये बोली गई है कि वाई एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन, यानी कि जो एग्जाम है उसको एक से ज़्यादा सेशन या एक से ज़्यादा शिफ्टों में क्यों कंडक्ट करवाया जाता है। अब आप खुद जानते हैं कि भाई 1 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में उनकी एक दिन एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है ना। तो वही चीज़ बताई गई है कि आरआरबी एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट की ली जाती है, यानी कि कैंडिडेट की संख्या है बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में एक दिन में इनकी एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। जैसे इन्होंने बताया है कि ग्रुप डी 2018 जो हुई थी उसमें लगभग 1.89 करोड़ जो छात्र थे उन्होंने एग्ज़ाम दी है। तो ऐसे में ये जो एग्ज़ाम हुई थी 153 शिफ्टों में हुई थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई जो आपकी मल्टीपल सेशन है, मल्टीपल शिफ्टों में है, एग्ज़ाम क्यों ली जाती है। तो उसका कारण ये है कि छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, तो एक दिन में एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है। अब दूसरा, आप खुद सोचते होंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। तो इसका देखो सबसे बड़ा रिप्लाई ये है कि देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कि भाई एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और आपका थर्ड शिफ्ट। अब मान लो कि जो पहली शिफ्ट थी बहुत इजी थी, उसमें जो स्टूडेंट थे सबने 90+ स्कोर कर दिया। दूसरी जो शिफ्ट थी उसमें क्या किया कि जो पेपर था वो मीडियम लेवल का था, मॉडरेट लेवल का, तो छात्रों के आए 70+ मार्क्स मैक्सिमम के। और थर्ड शिफ्ट जो थी बहुत ही हार्ड थी, तो जो भी टॉप इंटेलिजेंस स्टूडेंट थे उनके 50+ मार्क्स ही आए। तो ऐसे में ये जो छात्र है 90 वाला और एक जो छात्र है 50 वाला, तो ऐसे में शिफ्टों का वेरिएशन हो गया, मतलब एक शिफ्ट तो इजी हो गई, एक शिफ्ट आपकी हार्ड हो गई। तो ऐसे में रेलवे यहाँ पर बोलता है कि हमने जो पेपर बनाते हैं तो उसमें वेरिएशन आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो कि जब एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है मल्टीपल फेजेस में, मल्टीपल शिफ्टों में, तो यहाँ पर सेम सिलेबस होता है, लेकिन जो डिफ़िकल्टी का लेवल होता है ना उसमें वेरिएशन होता है ना। इस वजह से जो कैंडिडेट होते हैं, जो जिनका इजी शिफ्ट में पेपर आता है उनके तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और जिनका हार्ड शिफ्ट में पेपर होते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वेरिएशन को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ता है। तो ऐसा रेलवे ने बताया कि रेलवे है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्यों अपनाती है। आगे यहाँ पर बोला है कि रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कब से अपना रखी है, क्या पहली बार 2018 में लगाई थी या पहले भी रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगाई थी। तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने बताया कि हम वर्ष 2000 से ही आपके जो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है इसको अपनाते आ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया गया हो, ये वर्ष 2000 से ही नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है रेलवे में हो रही है। अब यहाँ पे आगे बोला गया है कि यहाँ पर इज नॉर्मलाइजेशन सम शॉर्ट ऑफ ग्रेस मार्क। जैसे आपने देखे होंगे कि जैसे आपने 10th में मैट्रिकुलेशन में, 12th में जब पास होते थे तो मिनिमम 33% मार्क की जरूरत पड़ती थी। तो मान लीजिए आपके 2 नंबर कम थे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे छात्रों को ग्रेस लग जाता था। तो ये पूछा गया है कि क्या जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, वो नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है, क्या वो ग्रेस मार्क्स जैसा है। तो इन्होंने बोला है कि ग्रेस मार्क नहीं है, ये एक कैलकुलेशन होती है रेलवे की तरफ से, साइंटिफिक कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल, उसके माध्यम से जो प्रोसेस होती है उसी आधार पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर यहाँ पर किया जाता है। आगे यहाँ पर बोला गया है सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इन रिडक्शन एज वेल इंक्रीज इन द मार्क्स कंपेयर टू द रो मार्क्स। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्या जैसे नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है तो क्या स्कोर किसी छात्र का घट भी सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है यस इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर बोला है कि जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है उसके जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर मार्क्स बढ़ते हैं वैसे दोस्तों मार्क्स यहाँ पर घट भी सकते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों बोला गया है
कि दिस मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इज स्टैटिकली जज्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स सीज कॉम्पिटिटिव विदिंग। तो इन्होंने बोला है कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी छात्र जो है उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर होता है ना, जो स्टैटिकली जज्ड होता है वो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। तो इन्होंने बोला है कि यस बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो रो स्कोर होता है ना, रो स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके आधार पर यहाँ पर जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि भाई रो मार्क्स क्या होते हैं, रो मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखिए जैसे आपका जो क्वेश्चन है 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको किसी वजह से रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया, ऑप्शन गलत होगा है ना, या आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन गलत होगा, एक ऑप्शन है उसमें आंसर नहीं आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो। तो मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था और 2 क्वेश्चन रेलवे ने गलत कर दिए, तो कितने क्वेश्चन के आधार पर आपका पेपर बनेगा? 98 का। अब देखो 98 का है तो मान लो कि आपने 60 क्वेश्चन किए, टोटल आपने 60 क्वेश्चन किए, 60 में से 54 आपके गलत हो गए और आपके वो 54 आपने सही किए और 6 गलत हो गए। तो ऐसे में देखो 6 आपने गलत किए तो 0.33 मार्क्स है वो नेगेटिव कटेगा, मतलब 2 नंबर आपका नेगेटिव हो गया। तो 34 में से 2 गए तो आपके 52 मार्क्स आए। अबे 52 मार्क्स 100 में से नहीं आए हैं, अगर पूरा 100 क्वेश्चन सही होता तो आपके 52 में से 52 आते हैं, लेकिन दोस्तों आपके 98 से स्कोर बनाया। तो रो मार्क्स ऐसे कैलकुलेट होगा कि 52/98 × 100 ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम आपके सामने लूँ कि मान लीजिए कोई छात्र है, उसने आपके 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ओके, 9 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, ठीक है, और रेलवे ने क्वेश्चन है मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन उसने इग्नोर कर दिया, रेलवे ने कि 5 क्वेश्चनों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी उसको इग्नोर कर दिया। तो देखो 70 क्वेश्चन उसने टोटल किए, उसमें से 9 क्वेश्चन गलत हो गए और 61 सही थे। तो 61 सही थे तो 61 में से नेगेटिव कटेगा, तो 9 नंबर का नेगेटिव काटेंगे तो 1/3 के हिसाब से 3 नंबर नेगेटिव कटेगा। तो इसका मतलब उसका 58 नंबर आया है, लेकिन 58 नंबर नहीं आया है, रो मार्क्स से निकलेगा आपके 95 का, क्योंकि 5 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए। तो 58/95 और × 100। तो इस प्रकार से दोस्तों रो मार्क्स है यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई नीट की या बोर्ड की, तो दोस्तों आपके कोई भी डाउट है इनका 24 आवर्स यहाँ पर आंसर पा सकते हो। और दोस्तों मात्र 3 सिंपल स्टेप में, सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लगाकर आपको साइन अप कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, उसका आपको कैमरा ऑन करके उसको आपको फोटो डाल देनी है। और दोस्तों मात्र 60 सेकंड में जो भी इंडिया के टॉप एक्सपर्ट है उनसे आप कनेक्ट हो जाओगे सिर्फ वीडियो कॉल के माध्यम से। और दोस्तों मात्र 7 सेकंड में आप दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से ले सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन ऐप है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करते हैं और कोई भी उनका डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, आप दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया है दिस मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका मतलब ये तो ये पूछा गया है तो कि नॉर्मलाइजेशन में मानवीय कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी है अपना नॉर्मलाइजेशन बढ़वा दे किसी का, तो ये पूछा गया है। तो इन्होंने बोला है रेलवे ने कि बिल्कुल यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है और उसी के आधार पर यहाँ पर रो मार्क्स पर उनके जो नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पर होता है, यानी कि जो ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो यहाँ पर नहीं होता है। आगे यहाँ पर बोला गया है कैन कैंडिडेट ऑफ द सेम सेशन हैव वेरिएशन इन द इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया है कि 2 छात्र हैं, मान लीजिए उनका सेम शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, मान लीजिए उसकी शिफ्ट हार्ड हो चाहे आपके इजी हो, लेकिन एक स्टूडेंट है उसने तो 50 क्वेश्चन ही किए, एक ने 70 किए, तो क्या नॉर्मलाइजेशन दोनों का सेम होगा क्या कि भाई इसके भी 5 नंबर बढ़े और इसके भी 5 नंबर बढ़े। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर रूप से उन्होंने बोला है देखो कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो दोस्तों अलग अलग होगा। देखो इन्होंने बोला है कि यस नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला गया है दिस इज बिकॉज द रो स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज डिफरेंट, यानी कि रो स्कोर है वो यहाँ पर अलग अलग है और रो स्कोर के आधार पर ही आपका जो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है ना। और द रो मार्क्स स्कोर ऑफ द कैंडिडेट आल्सो वन ऑफ द पैरामीटर, है ना। तो कैलकुलेशन में जो रो स्कोर होता है वो भी शामिल होता है।
इसलिए इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कैंडिडेट का, वो दोस्तों अलग अलग होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों नीचे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि द नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑफ माई कॉम्पिटिटर हैज़ इंक्रीज्ड एज कंपेयर्ड हिज रो मार्क्स बट माई रो मार्क्स हैज़ बीन सेम वाई। एक छात्र ने पूछा गया है मतलब एक प्रकार से कि भाई जो मेरे साथी जो थे उन्होंने सेम शिफ्ट सेम डेट में एग्ज़ाम दिया, है ना, लेकिन मेरे जो साथी हैं, है ना, उनका जो स्कोर है वो तो बढ़ गया, लेकिन मेरा नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं बढ़ा, ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होती है, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, और यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपका मीन मार्क्स जोड़ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो यहाँ पर जोड़ जाता है ना, और वो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि द नॉर्मलाइजेशन इज कैरिड आउट विद रेस्पेक्ट टू द बेस सेशन एज इक्वलाइज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द अदर सेशन ऑफ द सेशन सिंस इट इज़ बेस सेशन सो नो चेंज इन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि एक छात्र जो होता है ना उसको एक मतलब बेस मानकर उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन बनाया जाता है। तो हो सकता है कि अगर बेस आपका वही है, जैसे मान लीजिए किसी छात्र को ले ले कि आपका बेस ये है 50 स्कोर वाला, इसको बेस मानकर देखना है कि भाई किसी की शिफ्ट हार्ड है किसी की इजी है। तो अगर आप बेस वाले में आते हो तो दोस्तों आपका कोई मार्क्स नहीं बढ़ाया जाएगा। आगे यहाँ पर बोला गया है देखो, बट सो मेनी कैंडिडेट हैव स्कोर्ड मार्क्स हायर देन 100। तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया जो बहुत सारे छात्र हैं उनके 100 से ऊपर मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होती है ना उसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है उसके आधार पर होती है। अब मान लो कि कोई छात्र है उसका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ओके, और हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बावजूद भी उसके 90 स्कोर आ गया, ठीक है। अब अगर उसका नॉर्मलाइजेशन आप मान लो कि 15 नंबर हुआ है तो सीधी सी बात है उसका नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होगा 105 होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से जो स्कोर है ना वो दोस्तों 100 से ऊपर चला गया था 2018 वाली भर्ती में। तो ये यहाँ पर बताया गया है, इस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन होता है आपके 100 से ऊपर भी जा सकता है। आगे यहाँ पर बोला गया कि क्या 2018 की जो भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, क्या उसी में ही पहली बार जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 100 से ऊपर हुआ है क्या? तो रेलवे ने बोला है कि नहीं, पहले भी रेलवे की जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर 100 से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। आगे यहाँ पर बोला गया है इज़ एनी चेंज इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर्मूला फॉर सी नंबर 2018, यानी कि क्या 2018 की जो भर्ती है उसमें नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है उसको चेंजेस किया गया है क्या? तो इन्होंने बोला है कि कोई चेंजेस नहीं है, ये आपका सन 2000 से लिया गया है और ये आपके सामने ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि जो बेस जो आपका सेशन होता है, बेस शिफ्ट होती है, वो कैसे डिसाइड की जाती है। तो इन्होंने बोला है कि ऐसे छात्र among session having 70% and above the average attendance of the session, the one with maximum value of the mean row marks is taken as the base session। यानी कि 70% जो लोग होते हैं उनके सेशन को देखते हुए ऐसे छात्रों को लिया जाता है जिसमें मैक्सिमम छात्रों के रो मार्क्स सेम आ रहे हों। जैसे मान लीजिए हो सकता है 10% लोगों के 90 प्लस आ रहे हों, ना 20% लोगों के 80 प्लस स्कोर आ रहा हो, लेकिन 50% लोगों के 60-65 नंबर आ रहे हो, तो उसी को यहाँ पर बेस मान लिया जाता है। मतलब मैक्सिमम छात्रों के जो मार्क्स आते हैं ना उसको यहाँ पर बेस मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पर देखो कि जो रो मार्क्स है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखो 18.32 है, तो इसको यहाँ पर इन्होंने बेस मान लिया है। और इनका रो मार्क्स है देखो 38.32। इसका मतलब इस छात्र जिसका 38.32 है उसका कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, बेस वाले का कोई यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताई गई हैं कि किस किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन 100 से ऊपर हो सकता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए सेशन 8 वाला जो छात्र है और उसके रो मार्क्स 75 हैं, ये सेशन 8 वाला छात्र है, आप देख लीजिए, और इसका देखो रो मार्क्स है आपके अगर 75 है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर आके और उन्होंने यहाँ पर देखो जो स्कोर है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है 115, और यहाँ पर देखो कैसे घटता भी है वो भी बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कि किसी के मार्क्स बढ़ जाते हैं किसी घट जाते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेके सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर और देखेंगे आप आगे, तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो रो मार्क्स से कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये छात्र हैं
एग्जाम्पल लेके बताया गया। दोस्तों ये 4 चीज़ें आपको कुछ भी समझ नहीं आई होंगी, है ना, क्योंकि जब एक छोटा डेटा आपके सामने होता है तो वो चीज़ समझ नहीं आती है। बड़ा डेटा जब रेलवे के पास होता है तो उससे सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ जाती हैं। तो और लास्ट में यहाँ पर बोला गया है दैट मीन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली स्टैटिकल, मैथमेटिकल एंड देयर इज नो डिस्क्रिशन, ह्यूमन इंटरवेंशन, व्हाटएवर, है ना, व्हाट्सओवर। तो इन्होंने बोला है कि इसका मतलब ये है कि रेलवे में जो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है वो पूरी तरह मैथमेटिकल स्टैटिकल है और मानवीय जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये नोटिस है पहले का यहाँ पर डाला हुआ है। तो इससे देखो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा चीज़ आपको समझ नहीं आई होंगी, लेकिन बस आपको इतना समझना है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो रेलवे डिसाइड करेगी, आपके हाथ में नहीं है कि भाई आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप अपने आप को हार्ड शिफ्ट में बोल सकते हो। रेलवे इस प्रोसेस के माध्यम से डिसाइड करेगी आपका पेपर है जो इजी शिफ्ट में था, हार्ड शिफ्ट में था, और 100 से ऊपर भी आपका स्कोर जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। और आपका जो रो मार्क्स है मान लो 70 है तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका घटकर 65 हो जाए और 60 भी हो जाए। और नॉर्मलाइजेशन है पहले तो 30-30 40-40 नंबर बढ़ता था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस किया गया है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में, तो हो सकता है कि शायद कुछ फ़र्क देखने को मिल जाए। बाकी तो जब रिजल्ट आएगा CBT 1 का तभी यहाँ पर सब चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।